बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज इंडेक्स और आज हम थोड़ा सा इंडेक्स को समझेंगे इन अ पर्सपेक्टिव ऑफ स्टॉक मार्केट। लेकिन स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव में जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ इंडेक्स। सो इंडेक्स इट्स जस्ट एन एवरेज, ये एक एवरेज होता है और ये एवरेज क्या करता है, ये बिहेवियर देखता है किसी ग्रुप का। सो इट इज एन एवरेज that study the behavior of a group. एग्जाम्पल जो इसकी सबसे मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है वो आपके पास CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम लोग बिहेवियर देखते हैं ऐसी चीज़ों का, ऐसी प्रोडक्ट्स का जो कंज्यूमेबल होती हैं, एंड यूज़र जो है वो इस्तेमाल करता है। उन कुछ चीज़ों को हम बास्केट में डालते हैं, इनको हम बास्केट ऑफ गुड्स कहते हैं। उनके प्राइस बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू बेस जो है वो हम चेक करते हैं। ये कई आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को डिटेल में पढ़ा होगा। इसके साथ ही एक और इंडेक्स होता है WPI, इसको कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये भी बिहेवियर चेक करता है चीज़ों की प्राइसेस का, लेकिन इसमें जो चीज़ें शामिल होती हैं, जो गुड्स शामिल होती हैं, वो उनकी जो कीमतें होती हैं वो होलसेल प्राइसेस पे मुश्तमिल होती हैं, वो कंज्यूमर प्राइसेस पे जो है वो मुश्तमिल नहीं होती। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास AEI, दिस इज एवरेज अर्निंग इंडेक्स। उसके अलावा IIP, इसको कहते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जो हमसे रेलिवेंट इंडेक्स हैं वो स्टॉक मार्केट के होते हैं। अब स्टॉक मार्केट में कंपनीज के शेयर्स होते हैं, शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं। अब कुछ शेयर्स की कीमतें, शेयर्स की प्राइसेस अप जा रही होती हैं और कुछ की लो जा रही होती हैं। लेकिन अगर हमने ओवरऑल बिहेवियर देखना है मार्केट का कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है, उसके लिए हम कुछ स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उन स्टॉक्स को एक पोर्टफोलियो में डालते हैं, उनको सेलेक्ट करके, और उन सब स्टॉक्स की प्राइस का बिहेवियर जो है वो हम देखते हैं।
स्टॉक्स की जो सिलेक्शन होती है उन सब स्टॉक्स को इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करके हम उसकी ओवरऑल प्राइस के बिहेवियर को चेक करते हैं। और वो जो स्टॉक्स को इकट्ठा कर लेते हैं, वो जब इकट्ठा कर लेते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, इंडेक्स। तो देयर आर मैनी इंडेक्स ऑपरेटिंग इन दिस वर्ल्ड। और हर मार्केट में, हर स्टॉक मार्केट में इंडेक्स होता है। इन्वेस्टर्स देखता है उन इंडेक्स को, पूरी मार्केट की परफॉर्मेंस को चेक करता है बिफोर इन्वेस्टिंग। सो हम लोग इस सब्जेक्ट में इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे विद द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टॉक मार्केट। सो इंडेक्स की फॉर्मेशन के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? इंडेक्स फॉर्म करना है तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? सबसे पहला इंग्रेडिएंट है जी सैंपल साइज। डिस्कस करते हैं अभी इसको। उसके बाद आपके पास आ जाता है सिलेक्शन क्राइटेरिया। और तीसरा आपके पास आ जाता है सेक्टर। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इसमें सैंपल साइज को। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में approximately 557 कंपनीज 557 कंपनीज सारी की सारी के प्राइस बिहेवियर को भी हम देख सकते हैं। और हम इसमें से कुछ कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं एज अ सैंपल। वो जो सैंपल होगा वो ये सारी पॉपुलेशन को क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब ये सैंपल का साइज क्या होना चाहिए? अब पूरी दुनिया में मुख्तलिफ सैंपल साइज के साथ जो है वो इंडेक्स बनाए गए हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर सबसे मशहूर जो इंडेक्स है जो एज अ बैरोमीटर यूज़ करता है और यूज़ होता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, वो है जी KSE 100 इंडेक्स। इसमें 100 कंपनीज होती हैं। इसके अलावा और भी हैं पूरी दुनिया में, जिस तरह फुटसी है। फुटसी 100 में भी 100 कंपनीज होती हैं। उसके अलावा आपके पास S&P 500 है, जिसको हम स्टैंडर्ड एंड पुअर कहते हैं। इसमें 500 CAC ऑफ जर्मनी, ये भी इंडेक्स है। इसमें 40 कंपनीज हैं। 40 कंपनीज की कंपोजिशन है। DJIA, जिसको हम कहते हैं डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स, ये इंडस्ट्रियलिस्ट, टॉप इंडस्ट्री लीडर्स के पास जो कंपनीज हैं टॉप की, वो टॉप की 30 कंपनीज का इंडेक्स बनता है। सो देयर आर मैनी इंडेक्सेस जो बनते हैं। तो द क्वेश्चन इज हाउ मच sample
एग्जाम्पल को अगर हमने देखना है तो लेट्स से अगर आपकी पॉपुलेशन होमोजीनियस है, होमोजीनियस है मतलब सबकी करेक्टरिस्टिक्स सारी कंपनीज की या सैंपल्स की जितने भी उसके अंदर आइटम है सबकी करेक्टरिस्टिक्स सेम है, तो आप स्मॉल सैंपल से काम चला सकते हैं। और स्मॉल सैंपल जो है पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है मतलब जितनी भी कंपनीज हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे से, या ग्रुप्स बने हुए हैं उस पॉपुलेशन के अंदर, हर ग्रुप जो है डिफरेंट नॉर्म्स डिफरेंट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो उस सूरत में यू नीड लार्ज सैंपल। सो सैंपल should fully reflect the population. सैंपल का तो आपको पता है इट इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। अगर हमने सैंपल देखना है तो ये देखना है कि अगर आपकी पॉपुलेशन जो है वो होमोजेनियस फैक्टर्स और एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है तो आप स्मॉल सैंपल यूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर आपकी पॉपुलेशन में ज़्यादा जो सैंपल्स हैं ज़्यादा जो आइटम्स हैं वो हेट्रोजीनियस नेचर की हैं तो आप जो है वो लार्ज कंपैरेटिवली लार्ज सैंपल यूज़ करेंगे ताकि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकें। लेकिन दिस इज़ नॉट एज मच एज कोई पेट रूल नहीं है कि आप सैंपल का एक नंबर आपको दे दिया जाए कि आपने कितना सैंपल जो है वो सिलेक्ट करना है। इट्स ऑन योर मतलब एक सब्जेक्टिव जजमेंट भी होती है इसके पीछे, एक लॉजिकल रीज़न भी होनी चाहिए कि आपके सैंपल सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से एक सिलेक्शन क्राइटेरिया देखते हैं कि कंपनी की सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। उधर हम देख लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया। सेकंड पार्ट फॉर्मेशन ऑफ द सैंपल में तो सिलेक्शन क्राइटेरिया कि हम लोग ये फैसला करना है कि हमने कंपनी सेलेक्ट करनी है, उसके लिए क्राइटेरिया सिलेक्ट करने का, हर कंपनी को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या हो। वैसे अगर आप सैम्पलिंग को अगर प्रोबेबिलिटी को समझते हैं तो टू मेन मेथड्स हैं फॉर taking out the sample out of the population. First is the random sampling. Other one is the non-random sampling. Random sampling में there is a equal chance of selection. हर सैंपल के ड्रॉ होने का इक्वल चांस होता है। मोस्टली हम जो ये कॉइन टॉस करते हैं रैंडम सैम्पलिंग के बेस पे, अगर बॉल्स हमने किसी बैग में से ड्रॉ करने हैं रैंडम सैम्पलिंग के बेस पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। हम कई जगहों पे रैंडम सैम्पलिंग जो है वो यूज़ करते हैं और मोस्ट प्रोबेबली इसको बड़ा अच्छा भी समझा जाता है कि आप रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करें। लेकिन व्हेन यू आर इन द स्टॉक मार्केट रैंडम सैम्पलिंग इज़ नॉट दैट गुड ऑफ अ मेथड
बिकॉज इसके अंदर ये होता है कि आपकी कंपनीज की साख्त डिफरेंट होती हैं। ऐसा है कि आपके जो स्टॉक मार्केट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, उसमें 37 सेक्टर हैं। नाउ फ्रॉम दोज 37 सेक्टर्स आपने जब कंपनी रैंडमली सेलेक्ट करनी है तो कई सेक्टर्स जो हैं जिनमें कंपनीज, कुछ सेक्टर्स में कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं, कुछ सेक्टर्स में कंपनीज बहुत कम हैं। तो जब आप रैंडमली सैंपल को सिलेक्ट करेंगे तो कई सेक्टर्स की कंपनी सिलेक्ट ही नहीं होंगी उसके अंदर। इस तरह हमारा इशू आ जाएगा सैम्पलिंग के अंदर कि सैंपल जो है पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो उस सूरत में हम लोग देखते हैं कि हमारा पॉपुलेशन की साख्त क्या है। अब पॉपुलेशन के अंदर जो है सेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। पॉपुलेशन के अंदर जो है वो क्लस्टर्स बने हुए हैं, जो है वो सेक्टर्स बने हुए हैं। तो हमने उसको रैंडम सैम्पलिंग वहाँ पर चूज़ करना इट इज़ नॉट फिजिबल। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, मोस्टली सिलेक्ट करते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अब नॉन रैंडम सैम्पलिंग के अंदर, इसके अंदर देर आर नो इक्वल चांसेस, नो इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। अब इसकी भी रीज़न है कि हम नो इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर जब हम यूज़ करते हैं तो हम लोग कोई क्राइटेरिया बना देते हैं, सिलेक्शन का क्राइटेरिया बना देते हैं कि क्या क्राइटेरिया होगा सिलेक्शन का। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरे पास 5 क्लासेस हैं और 5 क्लासेस में से हर क्लास में 50-50 स्टूडेंट्स हैं और 5 क्लासेस में से मुझे 10 स्टूडेंट्स चाहिए, तो इसका मतलब है हर क्लास में से मैं 2 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करूँगा। अब 2 स्टूडेंट्स को मैं रैंडमली भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और 2 स्टूडेंट्स को मैं जो है नॉन रैंडमली भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। और नॉन रैंडम सिलेक्ट करने के लिए मैं उसमें कोई ना कोई क्राइटेरिया लगा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एज का क्राइटेरिया लगा सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा एज वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो 2 आ जाएँ। ठीक है, मैं जेंडर का जो है वो क्राइटेरिया भी लगा सकता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंटली अगर हम लोगों ने क्लास की फुल रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल जो है वो डिस्टिंक्शन दी हुई है स्टूडेंटों को, दैट इज़ CGPA। मैं CGPA का भी क्राइटेरिया लगा सकता हूँ कि हाईएस्ट CGPA के स्टूडेंट जो हैं वो आ जाएं, उनको सिलेक्शन हम लोग कर लेते हैं किसी भी काम के लिए। इसी तरह जब हम लोग देखते हैं कि हमारी पॉपुलेशन जो है मुख्तलिफ सेक्टर्स में डिवाइड है तो हम उसमें एक नॉन रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की बात करें, मैं स्टॉक एक्सचेंज की तरफ वापस आऊँगा यहाँ पे। अब हम पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर आपके पास जो सबसे मेन इंडेक्स है दैट इज़ KSE 100 इंडेक्स। अब KSE 100 इंडेक्स में आप नाम से आपको पता लग रहा है इसके अंदर कितनी कंपनीज होंगी। इसमें 100 कंपनीज जो हैं आपके पास होंगी। अब देर ऑलमोस्ट 550 कंपनीज जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, जो कराची स्टॉक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, वो ऑलमोस्ट 550 कंपनीज हैं। उनमें से 100 कंपनीज को सिलेक्ट करके उनका इंडेक्स मतलब प्राइस का बिहेवियर चेक करना है। तो ये 100 कंपनीज कैसे डिवाइड होती हैं? 100 कंपनीज जो है वो हम लोग डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट होती है? दिस इज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। तो दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट द मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बेस के ऊपर जो है KSE 100 इंडेक्स में 100 कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं। ये एक सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक और हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारे पास KSE 100 इंडेक्स में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 37 सेक्टर्स हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू अबाउट दैट? सो वी हैव 37 सेक्टर्स। सो 37 सेक्टर्स में से
हम लोग क्या करते हैं, 37 कंपनी सेलेक्ट करते हैं। और कंपनी कैसे सिलेक्ट करते हैं, हर सेक्टर में जिस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा होती है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है, हर सेक्टर में से, पर सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में से जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा हो गई उसको सिलेक्ट कर लेंगे। टेक्सटाइल सेक्टर में से जिस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा होगी उस कंपनी को सिलेक्ट कर देंगे। ऑयल एंड गैस सेक्टर में से जिस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा होगी उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह हमारे पास 37 कंपनीज आ जाएंगी। अब ये 37 कंपनीज हमारे पास आ गई। 37 कंपनीज बाकी हमारे पास जो रह गई, दीज आर 63 कंपनीज। 63 कंपनीज हमारे पास कहाँ से आएंगी, 37 तो हमने सिलेक्ट कर ली। नो तो 60 जो 3 कंपनीज हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ, फिर हम ओवरऑल जितनी कंपनीज रह गई, जितनी भी कंपनी लिस्टेड रह गई, वो सारी कंपनीज को हम अरेंज कर लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन बाकी सारी 37 कंपनीज निकाल के जितनी बाकी कंपनीज रह जाएंगी उन सब कंपनीज को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। और डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम अरेंज कर लेंगे, जो टॉप की 63 कंपनीज होंगी उनको सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह ये दोनों कंपनीज को हम लोग जब ऐड करेंगे, ये हमारे पास 100 कंपनीज आ जाएंगी। और ये 100 कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन KSE 100 इंडेक्स को फॉर्म करेंगे। इसी तरह इस्लामिक पर्सपेक्टिव में मैं अगर आपसे बात करूं, एक हमारे पास आ जाती है KMI 30 इंडेक्स। इसको कहते हैं KSE मीज़ान इंडेक्स। KSE मीज़ान इंडेक्स की डेफिनेशन ऐसी होगी कि ये शरिया कंप्लाइंट सिक्योरिटीज़ इसके अंदर ऐड होती हैं। शरिया कंप्लाइंट सिक्योरिटीज़ की परफॉर्मेंस को मेजर करता है। सो इट मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ शरिया compliant equity investments। द रीज़न कि ये मैं आपको इस वजह से करवा रहा हूँ क्योंकि इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो बाकी इंडेक्स से टोटली डिफरेंट हैं। वो कंडीशंस क्या हैं? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो स्टॉक्स का, कौन से स्टॉक्स इन 30 कंपनीज के लिए एलिजिबल हैं, वो कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं। पहले KMI 30 इंडेक्स में कंपनीज की लिए जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो टोटली डिफरेंट है और वो हमें थोड़ा सा समझना चाहिए। पहला जो क्राइटेरिया है कि अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो अगर कंपनी का बिजनेस कर रही है तो वो जो बिजनेस है वो टोटली शरिया कंप्लाइंट हो। इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो, प्रिंसिपल ऑफ शरियाज पे बेस करे। तो पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए, बिजनेस शुड बी
permissible according to Islamic laws. सेकंड कंडीशन ये होनी चाहिए कि इंटरेस्ट बेयरिंग डेट, जो इंटरेस्ट रिलेटेड डेट्स होते हैं कंपनी के पास, कंपनी को डेफिनेटली अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए उधार लेना पड़ता है और उधार में उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट बेयरिंग डेट्स टू टोटल एसेट रेशियो जो है दैट शुड बी लेस देन 37%। अगर ये 37% से ज़्यादा डेट हो कंपनी का तो वो कंपनी एलिजिबल नहीं है शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स में एंटर होने के। तीसरी कंडीशन इसमें आ जाती है नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन compliant according to Islamic laws, Islamic Sharia investments to total asset। जो रेशियो है टोटल एसेट के साथ उनकी रेशियो निकाल लेंगे एंड दैट रेशियो जो है that ratio should be less than 33%। नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट में अगर आप शरिया की फिलॉसफी को समझना चाहें तो शरिया की फिलॉसफी में हम देखते हैं इट शुड नॉट डील इन रिबा। रिबा नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, गरर नहीं होनी चाहिए, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए और उसके अलावा जो मेसिर जिस तरह आपकी गैम्बलिंग रिलेटेड बिजनेसेस हैं वो नहीं होने चाहिए। तो अगर कोई ऐसे बिजनेस है जो इन्वेस्टमेंट की हुई है बिजनेस ने जो इन किसी कंडीशन को मीट नहीं कर रही, वो नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। उसकी रेशो भी कम होनी चाहिए। कितनी कम होनी चाहिए? 33% से कम होनी चाहिए। अगर हम उसको टोटल एसेट पे डिवाइड करें उसकी रेशियो 33% से कम होगी तो वो एलिजिबल होगी, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं होगी। फिर आ जाते हैं नॉन कंप्लाइंट इनकम टू टोटल रेवेन्यू। ये रेशो 5% से कम होनी चाहिए। मतलब ऐसी इनकम जो नॉन इस्लामिक और शरिया बेस्ड नहीं है। लेट्स से कोई इंटरेस्ट रिसीव होता है कंपनी को कहीं पर इन्वेस्टमेंट करके या किसी ऐसी बिजनेस से उसको इनकम होती है जो परमिसिबल ना हो, तो वो इनकम जो है वो उसके टोटल रेवेन्यू में जो रेशियो है वो 5% से कम होनी चाहिए, फिर वो एलिजिबल होता है। फिर एक कंडीशन आ जाती है इलिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स जिनकी लिक्विडिटी ज़्यादा हो, वेरी इजी टू कन्वर्ट इनटू कैश। इलिक्विड एसेट्स ऐसे एसेट्स जो आराम से कैश में कन्वर्ट ना हो सके। इलिक्विड एसेट्स टू टोटल एसेट जो रेशियो है टू टोटल एसेट, जो रेशियो है दैट शुड बी लेस देन, सॉरी मोर देन, ज़्यादा होनी चाहिए, मोर देन 25%। 25% से ज़्यादा ये रेशियो होनी चाहिए, फिर एलिजिबल होगा। जो लास्ट कंडीशन है इसकी दैट इज़ नेट लिक्विड एसेट पर नेट लिक्विड एसेट्स पर रेशियो वर्सेस मार्केट प्राइस
पर शेयर, पर रेशो नहीं है, ये भी आपके पास पर शेयर। नेट लिक्विड एसेट पर शेयर वर्सेस मार्केट प्राइस पर शेयर, इसका मतलब क्या है? मार्केट प्राइस पर शेयर शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन नेट लिक्विड एसेट्स per share. So last condition should be that net market price per share should be more than net liquid asset per share. तो net liquid asset per share इसको मैं कह देता हूँ NLAS, ठीक है। इसको कैलकुलेट करें तो कैसे है, NLAS is equal to total assets of a company minus illiquid assets minus long term liabilities minus current liabilities divided by number of shares outstanding। ये जब सारा कुछ कैलकुलेट कर देंगे वो हमारे पास आ जाएगा नेट लिक्विड एसेट्स। नेट लिक्विड एसेट्स को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग पे, तो हमारे पास आ जाएगा नेट लिक्विड एसेट्स पर शेयर। तो इसकी बेस के ऊपर जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि मार्केट प्राइस शुड बी मोर देन मार्केट प्राइस पर शेयर शुड बी मोर देन नेट लिक्विड एसेट्स पर शेयर। अब ये तो हो गया सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जब हम इसकी फॉर्मेशन करते हैं तो फॉर्मेशन में जो कंपनी जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा हो, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्री फ्लोट methodology. Now what is free float? फ्री फ्लोट ऐसे शेयर्स होते हैं जो आराम से मार्केट में अवेलेबल हों सेल एंड परचेज के लिए। ये वो शेयर नहीं होते जो हेल्ड किए जा सकें, जो हेल्ड अप हों, जो लॉक्ड अप हों। लाइक आपके डायरेक्टर्स के पास शेयर हैं, वो मार्केट में बेच नहीं सकते, मार्केट से खरीद नहीं सकते। स्पॉन्सर्स को जो शेयर दिए होते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने जो शेयर लिए होते हैं एज अ कंट्रोलर, उसके अलावा कई ऐसे शेयर्स होते हैं शेयर होल्डर्स के पास जो फिजिकल फॉर्म में होते हैं, वो मार्केट में सेल नहीं कर सकते, मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, वो फ्री फ्लोट नहीं होते। तो ऐसे शेयर्स को हम लोग माइनस कर देते हैं अपने आउटस्टैंडिंग शेयर्स में से, और फिर जो हमारे पास शेयर बचते हैं उन शेयर्स को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो फ्री फ्लोट की जब हम बात करें तो इसमें आप कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ये आउटस्टैंडिंग शेयर्स, टोटल जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं कंपनी के, कोई भी अमाउंट आपके पास आ जाएगी, इसमें से आप माइनस कर देंगे शेयर्स held by directors
ठीक है। और इसमें से गवर्नमेंट होल्डिंग्स, गवर्नमेंट होल्डिंग्स किस शेप में? प्रोमोटर्स की शेप में, एक्वायरर और कंट्रोलर। ये माइनस कर देंगे। शेयर्स हेल्ड बाय एसोसिएट कंपनीज, ये भी ओपनली अवेलेबल नहीं होते मार्केट में फॉर सेल, सो ये भी आप माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग शेयर्स में से। शेयर्स हेल्ड बाय पब्लिक इन फिजिकल फॉर्म, या जो भी शेयर पब्लिक होल्ड करे जो अवेलेबल ना हो फॉर सेल इन द मार्केट, वो करने के बाद आपके पास जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स आएंगे वो आपके पास फ्री फ्लोट आउटस्टैंडिंग शेयर्स आ जाएंगे। इन शेयर्स को यूज़ करके, ये बेहतर मेथडोलॉजी होती है, आप मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल लेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, ये जो था मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय आउटस्टैंडिंग शेयर। इन दिस केस आउटस्टैंडिंग शेयर्स में आपके पास फ्री फ्लोट आउटस्टैंडिंग शेयर्स आ जाएंगे। जिन कंपनीज, जो कंपनीज उसके हिसाब से फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगी, टॉप 30 कंपनीज KMI में आने से पहले उनको पहले वो कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा। वो कंडीशंस अगर वो पूरा करेंगी तो वो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉज जो है, वो इस्लामिक प्रिंसिपल, वो सिक्योरिटीज़ हैं, उनको फिर आप लोग उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आप कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द फार्मूला विच आई जस्ट टोल्ड यू, और फिर आप लोग उनको अरेंज करेंगे तो आपके पास KMI 30 इंडेक्स की 30 कंपनीज भी आ जाएंगी। जस्ट इंट्रोड्यूसिंग यू विद द इंडेक्स ऑफ द स्टॉक मार्केट। तो इसके अलावा हमारे पास जो इंडेक्स होते हैं, पहले मैंने आपको बताया KSE 100 इंडेक्स होता है जिसके अंदर आपके पास 100 शेयर्स होते हैं। और उसके अलावा आपके पास जो है वो मैंने KMI 30 इंडेक्स की बात की। KMI 30 इंडेक्स के बाद आपके पास KSE ऑल इंडेक्स, KSE ऑल इंडेक्स के बाद आपके पास आ जाती है KSE 30 इंडेक्स, और इसके बाद आपके पास BK TI एंड OGTI, ये भी इंडेक्स हैं। BKTI ट्रेडेबल बैंकिंग शेयर्स का इंडेक्स हो जाता है। OGTI ट्रेडेबल ऑयल एंड गैस कंपनीज के जो शेयर्स हैं उनका इंडेक्स जो है वो बना देते हैं। ये इंडेक्स आपके पास आ जाते हैं। सो what we talked about today, we talked about index today। ठीक है, इंडेक्स के बारे में बात की। ये एवरेज होता है। एवरेज क्या बताता है? बिहेवियर ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, तो इसमें मैंने कई एग्जांपल्स आपको बताएंगे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसके बाद हम लोग KSE की तरफ आ गए। लेकिन KSE से पहले मैंने आपको बताया कि इंडेक्स की फॉर्मेशन का तरीका क्या होता है। इंडेक्स फॉर्मेशन के लिए, इंडेक्स फॉर्मेशन के लिए आप 3 स्टेप्स को फॉलो करते हो। पहला स्टेप आपके पास आ जाता है जी, सैंपल साइज
इसमें आप देखते हो आपके सैंपल का साइज़ क्या होना चाहिए। अगर आपकी पॉपुलेशन सैंपल जो है इट इज़ अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, इट रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन। अगर आपका पॉपुलेशन जो है वो होमोजीनियस एलिमेंट्स पे बेस हो तो आप स्मॉल साइज सैंपल भी यूज़ कर सकते हो। अगर हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स पे बेस हो तो आपको लार्ज सैंपल यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया में मैंने आपको रैंडम सैम्पलिंग या नॉन रैंडम सैम्पलिंग के बारे में बताया। रैंडम सैम्पलिंग कई स्टडीज़ में तो बहुत फिजिबल है, लेकिन स्टॉक मार्केट में रैंडम सैम्पलिंग फिजिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपके आपके जो पॉपुलेशन है वो मुख्तलिफ क्लस्टर्स में डिवाइड हो, मुख्तलिफ सेक्टर्स में डिवाइड हो, तो उस सूरत में आपको नॉन रैंडम सैम्पलिंग ही सूट करेगा। और नॉन रैंडम सैम्पलिंग में मैंने आपको बताया कि आप कोई क्राइटेरिया डिसाइड कर देते हो जिसकी बेस पे आप सिलेक्शन करते हो। अगर आपने मैंने आपको बताया कि अगर आपने स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, मैं सीजीपीए के बेस पे टॉप 2 स्टूडेंट हर क्लास में सिलेक्ट कर लूँगा, तो ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग है। इसी तरह मैंने अगर केएससी 100 की एग्जांपल दी, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि केएससी 100 में हम लोग सिलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो केएससी 100 और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, तो सेक्टर्स की बेस के ऊपर हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं हर सेक्टर में। तो टॉप कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं, 37 कंपनीज वहाँ से आ जाती हैं। बाकी जो 63 कंपनीज हैं वो हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्केट कैपिटलाइजेशन की बेस पे उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने आपको KMI 30 इंडेक्स जो KSE मीज़ान इंडेक्स है उसके बारे में बताया, उसकी कंडीशन बताई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया। उसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है वो मैंने आपको बताया कि उसमें आपको कुछ कंडीशंस जो है वो 6 कंडीशंस पूरी करके कंपनी उसके काबिल होती है। फिर उसके बाद उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्री फ्लोट मेथोडोलॉजी होती है, और फिर उनको जो है हम सेलेक्ट करते हैं। इस तरह हम इंडेक्स की कैलकुलेशन करते हैं। फर्दर हम इंडेक्स कंप्यूटेशन करेंगे ऑन द इंडेक्स को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, उनकी बहुत बेसिक जो मेथडोलॉजीज़ हैं उसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।